नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि समाचार की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं सीएम धामी ने एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी दी और इस प्रोजेक्ट में इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय करते हुए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है, जो वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी आवाजाही को मुक्त और पूर्ण तरीके से सुरक्षित बनाएगा। बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दिल्ली देहरादून यात्रा मात्र 2.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आने के साथ ही पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सुगम होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो इस सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो जरूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाया जाए। वहीं देश की 12 जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्ष प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। 1 दिसंबर को इन जिला पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। जिला पंचायतों में अध्यक्ष बने प्रशासक, अध्यक्षों को प्रशासक बनाने पर अब बवाल भी शुरू है और इन जिला पंचायतों का कार्यकाल जल्द ही खत्म हो जाएगा। प्रदेश की 12 जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। हरिद्वार को छोड़कर सभी पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। अब नई जिला पंचायतों का गठन होने या 6 महीने तक जो भी पहले हो, शासन और प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। तो जिलों में अध्यक्ष बने हैं प्रशासक। प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि पिछले काफी समय से अपना कार्यकाल बढ़ाने की मांग भी कर रहे थे। शासन ने क्षेत्र और ग्राम पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया है। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। शासन के आदेश के बाद हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य सभी 12 जिला पंचायतों के अध्यक्षों ने संबंधित जिला पंचायतों में प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। जिला पंचायतों में अध्यक्ष बने प्रशासक अध्यक्षों को प्रशासक बनाने पर अब बवाल भी शुरू है। तो प्रदेश की 12 जिला पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है और इस नियुक्ति के बाद अब बवाल भी शुरू हो गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, देश की 12 जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्ष प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में सियासत, कह सकते हैं कि राजनीति का एक और विषय यहाँ पर गरमाता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार जो सवाल खड़े किए जा रहे थे कि निकाय चुनावों की तरफ पंचायत चुनाव भी देरी से यहाँ पर होंगे, उसी को देखते कह सकते हैं कि जो शासन की तरफ से जो निर्णय अभी तक लिया गया उस पर सियासत यहाँ पर गर्म होने लगी है। प्रदेश की 12 जो जिला पंचायत है हरिद्वार जनपद को छोड़ के, उन सभी में जो निवर्तमान जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उन्हीं को प्रशासक बनाने का काम शासन की तरफ से यहाँ पर किया गया है। क्योंकि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल ये कह सकते हैं कि पहले ही 27 नवंबर को समाप्त हो चुका था। वहां पर ग्राम सहायक विकास अधिकारी थे, उनको पर्यवेक्षक यहाँ पर प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का काम यहाँ पर किया गया था। 29 नवंबर को क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल समाप्त हुआ था, तो उप जिलाधिकारी को वहां पर प्रशासक बनाने का काम यहाँ पर किया गया था और 1 दिसंबर को जिला पंचायत का कार्यकाल यहाँ पर समाप्त हुआ है। तो ऐसे में जो निवर्तमान जो अध्यक्ष रहे हैं
उन्हीं को प्रशासक बनाने का निर्णय यहाँ पर शासन की तरफ से लिया गया है। शासन के इस निर्णय के बाद ये कह सकते हैं कि जो सियासत है वो काफी गर्म यहाँ पर हो चुकी है। सरकार को विपक्षी दलों के जो तीखे हमले हैं उनको सहने का काम यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि निवर्तमान अध्यक्ष को ही प्रशासक बनाना, ये कह सकते हैं कि सवालों के घेरे में इस समय नजर आ रहा है। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, चाहे आप पूर्व विधायक नौपलाद की बात करें, क्योंकि उन्हें कानून की अच्छी जानकारी यहाँ पर है, या कांग्रेस के दूसरे विधायकों की अगर हम बात करें, वो सभी सरकार के इस निर्णय से नाखुश नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर इससे एक रूप में कह सकते हैं कि अपने लिए एक और मार्ग प्रशस्त करने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है, कि जो विकास के काम अभी अधूरे हैं उनको पूरा करने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर हो सकता है। यानी जिला पंचायतों में भी सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो नियमों का है उनका उल्लंघन होने की संभावना उनकी तरफ से यहाँ पर कही जा रही है। और ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रशासकों की भूमिका में निवर्तमान अध्यक्ष यहाँ पर बैठेंगे तो सीधे तौर पर कई तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े होंगे, क्योंकि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी सीधे तौर पर जिला पंचायत का काम उनके अंदर में होना है। और ऐसे में आने वाले दिनों में जो विकास के जो काम यहाँ पर होंगे, यानी जब तक अगले चुनाव नहीं होंगे उससे पहले जिस प्रकार से काम यहाँ पर होंगे, तो ऐसे में उनकी दखलंदाजी यहाँ पर हो सकती है। और उसी को लेकर ये कह सकते हैं कि विपक्षी दल अब सवाल खड़े यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि विपक्ष की तरफ से जो शंकाएं जो जाहिर की जा रही है, उन शंकाओं के बाबत सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है और कब तक चुनाव कराने की बात यहाँ पे कही जाती है, क्योंकि जो शासन की तरफ से 12 जिलों में तो पंचायत निवर्तमान में प्रशासक नियुक्त कर दिए गए, लेकिन शासन के आदेश पर हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में कर दिया गया है। हरिद्वार को क्यों छोड़ा गया है, कोई खास वजह? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो हरिद्वार जनपद में जब उसके विलय की बात यहाँ पर थी, तो उस समय वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश जो तत्कालीन जो राज्य था उत्तर प्रदेश, उसी के शासन के अनुरूप यहाँ पर काम चल रहा था। और ऐसे में हरिद्वार जनपद में जो पंचायत जो चुनाव होते हैं वो 1 साल की देरी से वहां पर होते हैं। जब उत्तर प्रदेश में कार्यकाल पंचायतों में समाप्त होता है, उसी तरह पर हरिद्वार में भी यहाँ पर होता है। इसीलिए हरिद्वार जनपद को छोड़कर बाकी सभी 12 जनपदों में इस समय प्रशासक बिठाने का काम जिला पंचायतों में कर दिया गया। और शासन के उस निर्णय को लेकर अब कह सकते हैं कि सवाल भी खड़े उठ रहे हैं। यानी शासन ने जो आदेश यहाँ पर जारी करा उसमें साफ तौर पर कहा गया कि प्रशासक के रूप में यहाँ पर जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं वो अपना कामकाज यहाँ पर संभालेंगे। अगले 6 महीने के लिए होगा। अगर 6 महीने से पहले चुनाव की तिथियों का ऐलान यहाँ पर हो जाता है तो फिर प्रशासकों की जो भूमिका होगी वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी और नया बोर्ड गठन होगा तो नया बोर्ड काम संभालेगा। जी बिल्कुल, अभय प्रशासकों की नियुक्ति हो गई है। अब क्या माना जाए, कब तक 6 महीने के अंदर ही पंचायत चुनाव हो जाएगा या फिर और भी देर? बिल्कुल इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि इससे पहले जो निकायों का जिस प्रकार से कार्यकाल समाप्त हुआ था, दिसंबर 2023 में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था और अब दिसंबर 2024 चल रहा है और अभी तक निकायों में कोई चुनाव की घोषणा यहाँ पर नहीं हो पाई है। 2 बार 6-6 महीने करके ये कह सकते हैं कि जो प्रशासकों का जो कार्यकाल था उसको बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया, यानी 1 साल से ज्यादा का लंबा समय यहाँ पर हो गया। निकायों में चुनाव अभी तक नहीं हो पाए हैं। ऐसे में उससे पूर्व में कह सकते हैं कि जो शासन चुनाव यहाँ पर होने थे वो शासन चुनाव भी यहाँ पर नहीं हो पाए हैं। अब पंचायतों में भी प्रशासकों को बिठाने का मतलब है सीधे तौर पर कि सरकार अभी चुनाव कराने से पीछे हटना चाहती है और यही वजह है कि अब जो पंचायत है उनको भी प्रशासकों के हवाले करने का काम सरकार की तरफ से कर दिया गया। और अभी उम्मीद इस प्रकार से नहीं कही जा सकती कि कोई जो पंचायतों के जो चुनाव होंगे उन चुनावों को लेकर सरकार की तरफ से जो तैयारियां की जाती है वो पूर्ण हो चुकी है और तिथियों का ऐलान यहाँ पर हो। तो अभी तक ना तो चुनाव की तिथियों का ऐलान यहाँ पर हुआ है और ना ही पंचायतों पर जो चुनाव की जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, चुनाव की तैयारियां जो होनी चाहिए थी वो यहाँ पर हुई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पंचायत चुनाव में भी देरी होगी। जी बिल्कुल, पंचायत चुनाव में देरी की कोई खास वजह है अभय? देरी की सिर्फ 2-3 वजह जो अभी तक नजर आती है वो यही है कि सरकार इस समय जो दूसरे जो विकास के काम है और उन कामों के चलते इस समय इन चुनावों को कराने से सरकार पीछे हटना चाहती है, क्योंकि इससे पहले कह सकते हैं कि जो सरकार ने जो विकास के लिए जो अपने लक्ष्य निर्धारित करे थे उन लक्ष्यों की प्राप्ति अभी तक यहाँ पर नहीं हो पाई है और चुनावों के चलते ज्यादातर समय कह सकते हैं कि विकास के जो काम है वो प्रभावित रहने की संभावना यहाँ पर रहती है। इसलिए सरकार उन सब चीजों को देखते हुए विधिक राय के अनुरूप अपना काम यहाँ पर करिए और प्रशासकों को बिठाने की तैयारी। आखिरकार कब तक पंचायत चुनाव करवाया जाता है? आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वही उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। हालांकि चुनाव की तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है। अब कब तक निकाय चुनाव होता है
इसको लेकर लगातार सियासत भी तेज है। निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई है। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी कांग्रेस दोनों तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक निकाय चुनाव को लेकर तारीख तय नहीं की गई है। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तो तेज है, सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। हालांकि प्रत्याशियों का चयन भी किया जा रहा है और लगातार जिताओ प्रत्याशी पर दांव लगाते हुए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी को लेकर चिंतन मंथन कर रहे हैं। निकाय चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हो पाई है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर सियासी तापमान जरूर जारी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। और बहुत जल्दी हम अपने प्रभारी घोषणा करने वाले हैं। बाद में जैसे आरक्षण क्लियर होता है परोक्ष भेजेंगे और एक जनता के बीच में सब प्रकार का संवाद करते हुए और एक सर्वे के आधार पर हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का निकाय चुनाव को लेकर जनता के बीच में जाना शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस निकाय चुनाव में अपनी जीत के दावे करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर दूसरी ओर प्रत्याशी चयन की बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी चयन को लेकर जीतोड़ मेहनत करती हुई नजर आ रही है। लगातार चिंतन और मंथन का दौर भी जारी है। तो वही 4 धामों की धारण क्षमता की होगी स्टडी। क्षमता पर शुरू की गई है स्टडी। WII को सौंपी गई है जिम्मेदारी। सरकार को सौंपनी होगी स्टडी रिपोर्ट। यात्राओं के संचालन में मिलेगी मदद। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की धारण क्षमता का आकलन का अध्ययन शुरू कर दिया है। संस्थान को यह जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी है। इस अध्ययन में संस्थान धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं के रुकने की क्षमता, चिकित्सा सुविधा, कूड़ा निस्तारण, खच्चर, घोड़ों की संख्या और उनका प्रबंधन समेत कई बिंदुओं पर समग्र रिपोर्ट सौंपेगा। इससे भविष्य में यात्राओं का संचालन और बेहतर करने में मदद मिलेगी। यात्रा की शुरू में बड़ी संख्या में यात्री पहुंचते हैं तो व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में स्टडी करना बेहद महत्वपूर्ण है। तो 4 धामों की धारण क्षमता को लेकर अब स्टडी की जाएगी। WII इसका स्टडी करेगा, यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने इसका स्टडी करने वाला है। स्टडी भी शुरू कर दी गई है। हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की धारण क्षमता का आकलन का अध्ययन किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। तो इस रिपोर्ट में तमाम व्यवस्थाओं की सुविधाओं को लेकर तमाम जानकारी दी जाएगी। 4 धामों की धारण क्षमता की स्टडी की जाएगी और इस स्टडी को WII करेगा। आए हुए अतिथि मैं आप सबका, सभी खेल प्रेमियों का भी आज इस अवसर पर अपनी ओर से सबका हार्दिक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, क्योंकि 4 धामों की धारण क्षमता पर हमेशा ही सवाल उठता है, यात्रियों को काफी असुविधा का सामना भी करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब उसकी स्टडी भी की जाएगी, धारण क्षमता की स्टडी की जाएगी, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, ये कह सकता है कि उत्तराखंड के 4 धामों में जो 4 धाम यात्रा जो संचालित होती है, उस 4 धाम यात्रा में लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी यानी जो धारण जो क्षमता, उसका आकलन करने का काम यहाँ पर अब शुरू कर दिया गया है।
क्योंकि ये कह सकते हैं कि जो अभी जो चारधाम यात्रा संपन्न हुई है, उस चारधाम यात्रा में 48 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर चारों धामों में दर्शन करने के लिए आए थे। ऐसे में कई बार ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर या फिर हम लोगों की टीवी स्क्रीन पर देखने को मिले थे, जहां पर धामों में क्षमता से अधिक श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में वहां पर जो व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए होनी चाहिए थी, वो उनको मुयसर नहीं हो पा रही थी, उनके लिए मुहैया नहीं हो पा रही थी। इसलिए अब सरकार की तरफ से निर्णय यहाँ पर लिया गया था कि धामों की जो धारण जो क्षमता है उसका आकलन करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और पीसीबी की तरफ से अब ये कह सकते हैं कि WII को ये निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं, ये जिम्मेदारी यहाँ पर दे दी गई है कि वो चार धामों की जो धारण क्षमता है उसका आकलन करने का काम यहाँ पर करें, उसकी रिपोर्ट बनाने का काम करें। ये कह सकते हैं कि हेमकुंड साहिब, केदारनाथ धाम, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम, इन चारों धामों की जो धारण क्षमता है उसका आकलन करने का काम WII की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा और एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को देने का काम यहाँ पर होगा कि इस ये कह सकते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर के लिए व्यवस्था वहां पर हो सकते हैं। इसके अलावा जो यात्रियों का जो यात्रा जो मार्ग रहेगा, उस मार्ग पर लोगों के लिए ठहरने की किस प्रकार से प्रबंध यहाँ पर सरकार को करने, ताकि उन सब चीजों का यहाँ पर निस्तारण हो सके, उन सब चीजों की व्यवस्था यहाँ पर हो सके। WII की तरफ से यहाँ पर कह सकते हैं कि जो धाम है, जो चारों धाम जिनका धारण क्षमता का अध्ययन यहाँ पर होगा, उसके साथ साथ धामों में कूड़ा निस्तारण की जो व्यवस्थाएं होगी उसका भी आकलन यहाँ पर किया जाएगा। जो सुविधा चिकित्सा मिलनी चाहिए थी, चिकित्सा की जो सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए थी, मेडिकल की जो फैसिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो किस रूप में वहाँ पर होनी चाहिए, उन सब चीजों की भी रिपोर्ट बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि अब उत्तराखंड सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि उत्तराखंड में आने वाले हर श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं यहाँ पर मिल सके, ताकि जब वो अपनी चारधाम यात्रा समाप्त करने के बाद अपने घर की तरफ या अपने राज्य की तरफ जाए तो उत्तराखंड से एक सुखद संदेश लेकर जाए कि उसकी यात्रा सघन और सुरक्षित यात्रा यहाँ पर रही है और उसको सुविधाएं बेहतर तरीके से यहाँ पर मिल पाएगी, ताकि उत्तराखंड का नाम एक नई पहचान के रूप में दुनिया भर में उभर सके। जी बिल्कुल, अब यात्रियों को तमाम सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए अब WII स्टडी भी करेगा और ये रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी जाएगी। बहुत शुक्रिया अब इन तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश के आसार अभी अगले कुछ दिनों तक देखने को नहीं मिलेंगे। देश के कई राज्यों के साथ ही उत्तराखंड में भी तापमान लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन नवंबर महीने बीत जाने के बाद भी बर्फबारी और बारिश नहीं हुई है। खास बात यह है कि दिसंबर में भी अगले एक हफ्ते तक बर्फबारी और बारिश के कोई आसार नहीं है। उत्तराखंड के मौसम विभाग के पूर्व निदेशक ने उत्तराखंड में बारिश या बर्फबारी नहीं होने की वजह को पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय न होना बताया है। भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी के प्रेसिडेंट और दिल्ली मौसम विभाग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर्ड आनंद शर्मा का कहना है कि उत्तराखंड में अब तक शीतकाल शुष्क रहने का कारण पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय न होना है। बारिश और बर्फबारी के लिए उत्तराखंड वासियों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अंजना गोयल हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजना, नवंबर महीना खत्म हो चुका है, दिसंबर महीने की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड में बर्फबारी नहीं हुई है। क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं सीधा असर मौसम पर भी हुआ है। जहां आपने देखा होगा कि पहले अक्टूबर में ही ठंड पड़नी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब नवंबर बीत चुका है, दिसंबर चल रहा है, अब भी इतनी तेज धूप निकल रही है जैसे लगता है मई जून की में निकलती है। ऐसे में बर्फबारी और बारिश होना तो एक नामुमकिन वाली बात नजर आ रही है। हालांकि पहले बहुत जल्दी शुरू हो जाती थी और ठंड में बारिश पड़ना बहुत जरूरी भी है, इससे कई तरह की बीमारियां भी खत्म हो जाती है और लोगों को राहत भी मिलती है। बिल्कुल अंजना, ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? बर्फबारी को लेकर क्या कुछ संकेत दिया, क्योंकि जो भी पर्यटक है वो बर्फबारी को देखने के लिए उत्तराखंड आते हैं। जी हाँ, 25 दिसंबर के आसपास से सैलानियों को आना शुरू हो जाते हैं और उनका होता है बर्फबारी देखने ही आते हैं। और ऐसे में अगर उत्तराखंड में बर्फबारी नहीं होती है या बारिश नहीं होती है तो सैलानियों को कहीं ना कहीं मायूसी का सामना करना पड़ेगा और इससे सीधा सीधा पर्यटक विभाग पर और जो यहाँ पर पर्यटक के जो देखने वाले होते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है, जिसकी वजह से कई लोगों को परेशानी का सामना पड़ता है। बिल्कुल, इस बार स्नोफॉल या बारिश के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं, इसकी कोई खास वजह है अंजना?
जी हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका सीधा असर कहीं ना कहीं तेजी से कट रहे पेड़ और पॉल्यूशन का वजह भी है। जिस तरह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और पेड़ बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, तो इसका असर सीधा मौसम पर ही पड़ता है। और मौसम की वजह से अब पहले जैसे अक्टूबर में धूप वो बर्फबारी या बारिश वगैरह होती थी या ठंड पड़नी शुरू हो जाती थी, वो अब जनवरी की बात देखने को मिलती है और मार्च के लास्ट तक ठंड का प्रकोप रहता है। अभी उत्तराखंड के मौसम की बात करें अंजना, तो क्या कुछ हालात है, मौसम कैसा है उत्तराखंड के सभी जिलों में? उत्तराखंड के सभी जिलों में अभी मौसम बहुत अच्छा है, तेज धूप निकली हुई है। हाँ, सुबह और शाम को ठंडा जरूर होता है, लेकिन दिन में ऐसा लगता है जैसे जिस तरह से की धूप तेज उसी तरह का अनुभव हो रहा है। क्योंकि नवंबर महीना, दिसंबर महीना और जनवरी ये वो महीने हैं जहां जब पर्यटक जो है वो उत्तराखंड आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, बर्फबारी स्नोफॉल एंजॉय करने के लिए आते हैं। ऐसे में क्या पर्यटन विभाग पर इसका कुछ खास असर पड़ रहा है? पर्यटक स्थल है वहां पर कैसी, क्या यात्रियों की संख्या वैसी ही बरकरार है या फिर गिरावट आई है? जी हाँ, जिस तरह से 25 दिसंबर और बर्फबारी के लिए देखने के लिए लोग आते हैं, तो कई दिन पहले ही अपनी बुकिंग करवा देते हैं, पहाड़ों की तरफ का रुख करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस तरह से आप मौसम देख रहे हैं, तो उससे तो यही लगता है कि पर्यटकों को इस बार मायूसी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का भी कहना है कि अभी बारिश और बर्फ कोई संभावना नजर नहीं आती है। बहुत शुक्रिया आपका अंजना इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बर्फबारी और बारिश होने के कोई आसार नहीं है अभी कुछ दिनों के लिए। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है मौसम विभाग के निदेशक का, सुनिए। की तो मुझे लगता है सितंबर के बाद से बारिश वर्षा नहीं हुई है और इक्का छुटपुट मामूली से बर्फबारी हुई है तो अलग बात है, वरना एक लंबा ड्राई स्पेल हो चुका है। और उसका मुख्य कारण यही है कि अभी तक क्या होता है, जैसे हम विंटर की तरफ जाते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो हमें हमारे इलाके को मतलब कि प्रभाव करना, उनका प्रभाव दिखने लगता है। पर इस बार ऐसा हुआ है कि अभी तक कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। फिलहाल एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो कि आने वाले कुछ 2-3 दिन के अंदर उसका जो प्रभाव दिखेगा वो मेनली दिखेगा जम्मू कश्मीर से, मामूली से हो सकता है हिमाचल से। और जहां तक उत्तराखंड की बात करें तो अभी इंतजार करना पड़ेगा थोड़े दिन और जैसे कि है कि दिन में धूप है और बिल्कुल सुबह तो खैर सुबह शाम पहाड़ी इलाकों में तो ठंड है अभी भी, मगर हाँ मैदानी क्षेत्रों में तो जैसा बिल्कुल दिन के समय तो अच्छी खासी आप कह सकते हो धूप के चलते तापमान भी अच्छे खासे ऊपर बढ़े हुए हैं। तो अभी फिलहाल राहत नहीं दिखाई दे रही है वर्षा से। अगले हम बात करें तो मौसम विशेषज्ञ ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। वही खबरें बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्य तेजी के साथ करने और समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सैन्य धाम की भव्यता और दिव्यता का विशेष ध्यान देने की भी निर्देश दिए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना और राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम जल्द ही प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।